Hello students, my name is Lalit Gautam and we were discussing chapter number 1 electrostatics from class 12th. Okay. In our last lecture we discussed Coulomb's law and how Coulomb derived the formula. हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि Coulomb's law क्या है और हाउ Coulomb डिस्कवर्ड और derived that formula. वो उस फॉर्मूला तक कैसे पहुंचे. Now what was that formula? This formula for Coulomb's law, it gives formula for force. ये force के लिए formula हमें देता है between two charges और ये point charges की ही बात करता है. अगर हमारे पास दो charges हैं Q1 and Q2 placed r distance apart, उनके बीच में r distance है, right? तो वो कहते हैं कि force जो एक दूसरे पर वो exert करेंगे वो होगा K Q1 Q2 upon r square. Okay? सो कूलम सेड कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, राइट, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. जो भी चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट. और डायरेक्शन तो हम देख सकते हैं इफ दीज टू चार्जेस आर पॉजिटिव, अगर ये लाइक चार्जेस होंगे सो दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे. एंड इफ दे आर ऑपोजिट इन साइन तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट. सो ये हमने डिस्कस किया था. दिस इज गिवन बाय कूलम्स, राइट, एंड दिस कांस्टेंट हियर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, राइट. तो इसे याद रखना बहुत ईजी है. k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 सेम ही आ जाता है. अब इसकी यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. यू कैन डिराइव इट्स यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ऑल राइट. बट हमने देखा कि ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट. ये चेंज कर जाता है विद मीडियम. सो दिस कांस्टेंट changes with medium, right. So this was the formula and this is constant. बाकी चीजें हमें पता है. These are charges. R is distance which should be in meters. ये distance क्या होना चाहिए? meters में. charges किस में होने चाहिए? कूलम में. सब कुछ अगर ऐसा यूनिट में रहा तो force will come out in Newton, right. force अपनी ऐसा यूनिट में ही आएगा, that means Newton. तो force will be in Newton. So this part we have already discussed in our last lecture. Now we will move on to today's part. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक जो हमने डिस्कस की दैट वाज स्केलर फॉर्म. हमने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की, हमने वेक्टर्स की कोई बात नहीं की. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. और जो कांस्टेंट k होता है दैट कांस्टेंट हमने कहा कि ये कांस्टेंट चेंज हो जाता है विद मीडियम, राइट. तो ये मीडियम के साथ में कैसे चेंज होगा? ऑल राइट. सो वी विल डिस्कस परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ. दैट मीन्स आज के इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को फिनिश कर देंगे बाय डिस्कसिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एंड बाय डिस्कसिंग दिस कांस्टेंट k, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो k है. सो लेट्स मूव ऑन टू वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. ओके, अब जब हमें वेक्टर्स के साथ में बात करनी है सो वी नीड वेक्टर फॉर्म, यानी कि हमें चार्जेस के पोजीशन वेक्टर हमें पता होने चाहिए, उनके बीच का सेपरेशन वेक्टर हमें पता होना चाहिए, और जो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल आल्सो बी वेक्टर फॉर्म. वो हम वेक्टर फॉर्म में ही कैलकुलेट करने वाले हैं. ओके, सो दिस इज ओरिजिन, राइट, और ओरिजिन से ही हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेजर करते हैं. सो दिस इज चार्ज 1 जिसे हम कह रहे हैं Q1 एंड दिस इज चार्ज 2 विच इज Q2. Q1 और Q2 इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, राइट, एंड उनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं? दिस इज R1 वेक्टर फॉर चार्ज Q1 एंड दिस इज R2 वेक्टर फॉर चार्ज Q2. ये इनके अपने पोजीशन वेक्टर्स हैं. बट ये पोजीशन वेक्टर्स तो ठीक है, बट हमें क्या चाहिए? हमें ये सेपरेशन, हमें ये जाननी है, राइट. अब ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल के जैसा बन रहा है. दिस इज अ ट्राइंगल और उसके हमें अगर दो वेक्टर्स पता हैं, उसमें अगर हमें दो वेक्टर्स पता है तो थर्ड वेक्टर या फिर थर्ड साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. अब हम कैसे करेंगे? ओके
नाउ इन एनसीईआरटी एंड मैनी अदर बुक्स यही ट्रेंड फॉलो किया गया कि R21 वेक्टर जो होगा उसे हम लिखते हैं वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर। देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं, ओके, लेट्स से हम कुछ इस तरह से करें, पोजीशन वेक्टर कहां से होगा, ओरिजिन से चार्ज की तरफ, इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज ऑल्सो पोजीशन वेक्टर, तो ये भी ओरिजिन से चार्ज की तरफ, उस पॉइंट की तरफ ही ये पॉइंट करेगा, डायरेक्शन उसकी वही होगी। सो दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर, राइट। अब अगर मुझे चाहिए ये वेक्टर जो Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट करे, इस डायरेक्शन में जो हो, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे होगा, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, और ये जो वेक्टर है R2 दिस इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो आपको वेक्टर का इसके लिए नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो दिस इज R1 वेक्टर एंड दिस इज R2 वेक्टर, ऑलराइट, ये दोनों वेक्टर्स हैं, एंड आई वांट टू कैलकुलेट दिस वेक्टर, ओके, जिसे मैं कह रहा हूं R21 वेक्टर, ओके। अभी देखते हैं इसका नेम हम ऐसा क्यों रख रहे हैं, बट जो भी ये वेक्टर है हम क्या कह सकते हैं, दिस वेक्टर R1 वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड R2 वेक्टर इज पॉइंटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इन दोनों का सम R2 वेक्टर के इक्वल होगा। आई कैन राइट R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, राइट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर, राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ आई वांट टू फाइंड दिस वेक्टर, मुझे तो ये वेक्टर जानना है कि वो R21 वेक्टर कितना होगा। सो R1 वेक्टर को हमें क्या करना होगा, राइट साइड में ले जाना होगा, एंड इट विल बी सबट्रैक्टेड। सो R21 will become R2 vector, this one minus R1 vector, माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा R21। अब ये जो नेम है R21, कुछ बुक्स ऐसे लिखती हैं R12 बिकॉज वो ये ट्रेंड फॉलो कर रही है कि 1 से 2, दिस वेक्टर इज पॉइंटिंग फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। सो दिस इज कंफ्यूजिंग, अगर आपको ये कंफ्यूज करता है तो यू कैन अवॉइड दिस, बट एनसीईआरटी में यही फॉलो किया गया है कि R21 को हम कैसे बोल रहे हैं हम R21, बट इट इज पॉइंटिंग फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकेंड चार्ज, ठीक है, फर्स्ट से सेकेंड की डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है। और जब भी हम ऐसे लिख देते हैं 2 1, ओके, R21 जैसे हम लिख रहे हैं, सो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हम लिख देते हैं, राइट। तो वो हमने कैलकुलेट करके भी देखा, मतलब ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, R2 वेक्टर में से आपको R1 वेक्टर सबट्रैक्ट करना है, राइट, और हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाएगा। सो दिस इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, एंड सिमिलरली एक वेक्टर होगा जो इस डायरेक्शन में भी पॉइंट करेगा, राइट। अगर ये है R21 वेक्टर तो ये क्या होना चाहिए, R12 वेक्टर, राइट, और R12 क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट, R1 माइनस R2, राइट। हम यूज कर सकते हैं R12 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बिकॉज नाउ दिस वेक्टर इज पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो R2 वेक्टर और ये R12 वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है, और R1 वेक्टर क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल डालेंगे और फिर हम R12 को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। सो R12 इज दिस और R21 आपको दिया ही हुआ है, ओके, R21 इज गिवन और R12 मैंने यहां पर लिख दिया। सो दीज टू वेक्टर्स, अब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल और ऑपोजिट ही हैं, इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा, ऑलराइट। सो आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू। ये ओरिजिन है, ये दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है, ऑलराइट। हमें चाहिए दोनों के बीच का सेपरेटिंग, जो सेपरेशन वेक्टर होगा वो हमें चाहिए, बट वो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, 1 से 2 या फिर 2 से 1, तो हमने दोनों को ही लिख लिया है, दिस इज 1 to 2, ठीक है, इस डायरेक्शन में,
और जब हमें 2 से 1 चाहिए तो ये है r12 r1 माइनस r2 वेक्टर. ऑलराइट, नाउ इफ दीज टू चार्जेस आर सेम इन साइन, इफ दीज आर लाइक चार्जेस, तो हमें पता है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट. सो Q1 को रिपेल करेगा Q2, दैट मीन्स Q2 एक फोर्स एक्सर्ट करेगा फर्स्ट चार्ज पर, जिसे हम कह सकते हैं F12. ओके, और वो रिपेल कर रहा है बिकॉज हम एज्यूम कर रहे हैं दे आर लाइक चार्जेस, वो लाइक चार्जेस है. तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, चार्ज 1 पर जो फोर्स लग रहा है 2 की वजह से. सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज 2 सेकेंड चार्ज पर ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. ओके, सो इट इज इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और हम जानते हैं वो इक्वल और ऑपोजिट तो होंगे ही, बट वी विल कैलकुलेट दिस थिंग. ऑलराइट, सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो फोर्स था, लेट्स से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फर्स्ट चार्ज पर सेकंड वाले की वजह से जो फोर्स था, आई शुडंट राइट वेक्टर हियर, अभी मैं वेक्टर नहीं स्केलर फॉर्म ही लिखता हूं. तो स्केलर फॉर्म ये कहती है कि दिस फोर्स विल बी इक्वल टू k, कांस्टेंट जो होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस जो भी है, तो वो डिस्टेंस क्या है R12 लिख लो या फिर 21 लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं. वैसे तो हम R21 का स्क्वायर. ओके, इस डिस्टेंस का क्या होगा स्क्वायर. आप यहां देख सकते हैं हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन 1 फर्स्ट चार्ज पर फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज. ऑलराइट, इस फोर्स को हम अभी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सेकेंड वाला जो फोर्स है वो तो हम अपने आप कर लेंगे बिकॉज वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन ही आएगा. सो अभी हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं. तो पहले हमने स्केलर फॉर्म में देखा कितना फोर्स इस पर लगने वाला है, तो वो हमें पता लग गया. ये जो है फोर्स F12, इतना फोर्स वहां पर एक्ट करेगा, राइट. बट जब हम वेक्टर लिखना चाहते हैं तो हमें कोई डायरेक्शन भी यहां पर बतानी होगी, राइट. एक डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर लगाते हैं. तो यूनिट वेक्टर होना चाहिए जो उस सेम डायरेक्शन में पॉइंट करे, राइट. इट शुड पॉइंट इन सेम डायरेक्शन. अब फोर्स जब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो हमें इस डायरेक्शन का ही कोई वेक्टर ढूंढना होगा जो इस डायरेक्शन में हो. नाउ दिस वेक्टर is in pointing in this direction and R12 vector is pointing in this direction. So I should write R12 cap here, not 2 1, it should be 1 2. Okay, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट इज मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट लेट्स राइट इट एज 1 2 1 2. नाउ इट इज करेक्ट. ओके, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज K Q1 Q2 अपॉन R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये वेक्टर जो है दिस इज यूनिट वेक्टर. ओके, यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर हमें पता है हम कैसे लिख सकते हैं, R12 कैप अगर मैं लिख रहा हूं तो यूनिट वेक्टर इज वेक्टर R12 कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट. ये यूनिट वेक्टर की क्या होती है, डेफिनेशन होती है. एक वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है, राइट. सो अब R12 वेक्टर क्या था, अगर हम उसे लिखते हैं लाइक दिस, R12 वेक्टर वाज R1 माइनस R2, राइट. सो इट विल बिकम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. ओके, ऊपर तो हमें सिर्फ वेक्टर ही लिखना है, डिनोमिनेटर में आएगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें वेक्टर ऊपर होगा, नीचे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए. सो दिस इज R12 कैप. ऑलराइट, और अगर आप ये देखते हैं मैग्नीट्यूड, यहां पर भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, तो ये भी क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज द पिक्चर. हमने कुछ भी नहीं किया, हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है क्या, फोर्स जो एक चार्ज दूसरे पर एक्सर्ट कर रहा है. तो हमने स्केलर फॉर्म में पहले फोर्स को लिखा और उसके साथ में सिर्फ एक यूनिट वेक्टर को अटैच कर दिया. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम
स्केलर फॉर्म जो हम कह रहे हैं कि जितना फोर्स एक्सर्ट करता है उसे हम चेंज तो नहीं कर सकते, राइट? सो हमें यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं, बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर के लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसे एक डायरेक्शन मिल जाएगी, और डायरेक्शन भी हमें वही देनी है जो फोर्स की है, राइट? सो हमने r12 कैप यूज किया और उस यूनिट वेक्टर को लिख लिया वेक्टर फॉर्म में। सो नाउ वी कैन राइट कंप्लीट फोर्स F12 वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब ये देखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये जो मैग्नीट्यूड है इसका क्या होगा? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। जब हम R12 कैप को ये लिखेंगे तो ये भी एक आएगा और ये भी एक, स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इट विल बिकम क्यूब। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका हो जाएगा क्यूब, राइट? और यहाँ पर न्यूमरेटर में बचता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके? सो दैट्स इट, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में तो हमें पता है यहाँ पर स्क्वायर आ रहा था, बट वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर क्यूब आ गया है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर भी अभी एक वेक्टर है। हमने यूनिट वेक्टर से स्टार्ट किया था, बट यूनिट वेक्टर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा ही, तो वो क्यूब बन जाएगा। बट कूलम्स लॉ इससे गलत नहीं हो गया, कूलम्स लॉ वाज करेक्ट कि वो स्केलर जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर पर ही डिपेंड करता है, बिकॉज जो थर्ड जो ये मल्टीप्लाई हुआ है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिट वेक्टर, ओके? उससे ये चेंज नहीं होने वाला है। So this is the vector form of force, Coulomb's force, okay? Similarly we can write force on charge 2 due to 1. ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर भी हम लिख सकते हैं सेम वे में, ठीक है? वहां पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आएगा, डिनोमिनेटर में भी R2 माइनस R1 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है बिकॉज वो जस्ट मैग्नीट्यूड है, हम R1 माइनस R2 लिखें या फिर R2 माइनस R1 लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो R2 माइनस R1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो है वो सिर्फ R1 माइनस R2 का नेगेटिव है, राइट? ऑपोजिट ही तो है। तो F21 जो हम लिखेंगे फोर्स वो नेगेटिव होगा F12 का, राइट? So this is force on charge 1 due to charge 2 and this is force on charge 2 due to 1 and these are equal and opposite। वो हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, वेक्टर पिक्चर में, कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट? और अगर हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब हम F21 कैलकुलेट करेंगे तो हम R21 को यूज करने वाले हैं, राइट? दिस वन। सो वहां पर हर जगह पर R2 माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा जो कि R1 माइनस R2 का ऑपोजिट है नेगेटिव साइन में, ठीक है? सिर्फ एक नेगेटिव साइन का ही डिफरेंस है। सो दैट्स व्हाई दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो ये हम यूज करेंगे दिस पार्ट एज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ओके? चलिए, नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। हम अब दोनों कवर कर चुके हैं, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर फॉर्म में हमने फोर्स को लिखा। अगर मुझे स्केलर फॉर्म में लिखना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो मुझे सिंपली लिखना होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट्स इट। जब वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट? तो सब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में K Q1 Q2, यहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा। R12 जो है वहां पर उसका क्यूब हो जाएगा, हमने देखा था यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा R12 वेक्टर, राइट? अगर हम इसे R12 ये रिप्रेजेंटेशन में यूज नहीं करना चाहते हैं तो वी कैन राइट K Q1 Q2। हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ठीक है? तो हमें यही यूज करना होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके? एंड R12 को यहां पर भी हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस
2 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड का क्यूब। सो दिस एंड दिस पार्ट इज सेम, ये है R12, हम जस्ट रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे थे, एंड दिस इज R12, हमने देखा था कि वो R1 माइनस R2 के ही इक्वल है, और यहाँ पर भी हम सेम रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। स्केलर फॉर्म में हम डायरेक्टली लिख देते हैं ऐसे, और वेक्टर फॉर्म में आप कोई भी ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, बट R1 माइनस R2 वेक्टर कंप्लीट यहाँ पर फिर यूज होगा। ऑल राइट, सो नाउ वी विल कवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दिस वैल्यू ऑफ k। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने यूज किया इन आर फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दैट इज k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये मैंने सिर्फ स्केलर फॉर्म में ही लिखा है अभी फॉर्मूला को। सो दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और हमने देखा कि ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं होता है, विच दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। और जो k की अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं, सो दिस k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, सो दिस k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। हमें पता है k की जो वैल्यू होती है, हम लिखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, यूनिट्स हम लगा देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बट दिस इज फॉर वैक्यूम। ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, दिस इज फॉर फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। ये सिर्फ वैक्यूम के लिए हम यूज करते हैं दिस वैल्यू, एयर के लिए भी हम सेम वैल्यू यूज कर लेते हैं। बट अगर कोई और मीडियम आता है, वाटर आता है, ग्लास आता है, कुछ भी और मीडियम है, सो दिस वैल्यू विल चेंज। ये चेंज बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हमें वो कंसिडर करना होगा। वैक्यूम और एयर में भी चेंज होता है, बट वो बहुत ही माइनर सा चेंज होता है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बट किसी और मीडियम के लिए हमें इसे देखना होगा। सो दिस k इज एक्चुअली रिटन लाइक दिस। k का जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। नाउ व्हाट इज दिस एप्सिलॉन? यही जो एप्सिलॉन है, ये होती है परमिटिविटी। दिस इज परमिटिविटी, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी किसकी होती है? मीडियम की होती है। ऑलराइट, तो जिस भी मीडियम के लिए हम k कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं यहां पर m यूज कर लेता हूं और एप्सिलॉन m लगा देता हूं, राइट। सो दिस कांस्टेंट k इज फॉर एनी मीडियम। किसी भी मीडियम के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस मीडियम की परमिटिविटी हमें पता होनी चाहिए। जब हम एयर या फिर वैक्यूम के लिए लिख रहे हैं, फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू लिख रहे हैं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन हियर? यहां हम एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं। फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर के लिए हम एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, एंड दिस वैल्यू इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये वैल्यू होती है, राइट। इफ आई आस्क अबाउट यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होना चाहिए? देखिए, दिस k एंड एप्सिलॉन दोनों का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है ना। अगर दिस कांस्टेंट k इज हैविंग यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अगर ये k की यूनिट है, तो एप्सिलॉन की यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी रिवर्स, है ना, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट यूनिट होनी चाहिए। सो दैट मीन्स कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ के लिए है? फ्री स्पेस के लिए, या फिर वैक्यूम या फिर एयर, कुछ भी, वहां पर हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर कोई और मीडियम आता है, तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और ये एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगी, इसीलिए तो ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। सो दोनों की वैल्यूज चेंज होंगी बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और यही हमें देखना है कि ये जो एप्सिलॉन है, दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पर तो ये परमिटिविटी ऑफ एयर है या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, हम इसे कह सकते हैं, और उसकी वैल्यू हम याद रख सकते हैं, बट हम हर एक मीडियम के लिए याद नहीं रख सकते हैं, राइट।
हम हर मीडियम की परमिटिविटी क्या है वो हमें याद नहीं रहेगी. सो दैट्स वाई वी नीड टू कंपेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपेयर करना पड़ेगा. ओके, so this k for any medium will be 1 upon 4 pi epsilon m. ऑल राइट, एप्साइलन m होगी परमिटिविटी किसी भी मीडियम के लिए, राइट, जो हमें नहीं पता है. बट फॉर एयर या फिर वैक्यूम के लिए हम k की वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है. और क्योंकि ये k कैसे आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन, यहाँ पर एयर या फिर वैक्यूम के लिए होगा जिसे हम एप्साइलन नॉट लिख देते हैं. एंड दिस एप्साइलन नॉट इज एक्चुअली 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. ओके, यूनिट आप यूज कर सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, तो बहुत सारी जगह पर हम k की बजाय, इनफैक्ट वी यूज दिस रिप्रेजेंटेशन मोर, हम k लिखने की बजाय हम यही यूज करते हैं. ऑलराइट, तो जब हम फोर्स लिख रहे हैं, व्हेन वी आर राइटिंग द फॉर्मूला फॉर फोर्स, तो अभी तक हम क्या लिख रहे थे k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट. बट अब हम क्या लिखेंगे, k की बजाय हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट. ऑलराइट, q1 q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये लिखें या फिर हम यहां पर k यूज करें, दोनों एक ही बात है, राइट. हमने सिर्फ k की रिप्रेजेंटेशन ये लिखी है 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट. एंड दिस एप्साइलन नॉट इज परमिटिविटी. और क्योंकि नॉट जब हम लगा देते हैं तो इट मीन्स परमिटिविटी कहाँ की है, वैक्यूम या फिर एयर की. और अगर एप्साइलन m, ठीक है, किसी और मीडियम के लिए हम क्या यूज करेंगे, एप्साइलन के बेस में लगा देंगे m, दैट मीन्स वो किसी मीडियम की परमिटिविटी है. ऑलराइट, उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, जैसे इस एप्साइलन की वैक्यूम में वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. तो किसी और मीडियम में इसकी वैल्यू कुछ और होगी. जब ये वैल्यू चेंज होगी तो कांस्टेंट की भी वैल्यू, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, राइट. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज दिस परमिटिविटी. हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परमिटिविटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. परमिटिविटी प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की या फिर मीडियम की. इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी मटेरियल की या फिर मीडियम की दैट अफेक्ट्स द कूलम फोर्स. ये कूलम फोर्स को अफेक्ट करती है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन दैट मीडियम. ऑलराइट, जब भी हम दो चार्जेस को Q1 और Q2 को, अगर तो ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में है तब तो मीडियम का कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं है ना, कोई मैटर है ही नहीं, कोई एयर या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं है. इवन अगर बीच में एयर आ जाती है तो वी नो कि एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, बट वो भी बहुत दूर दूर होते हैं, तो उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता है. बट जब कोई और मीडियम इनके बीच में आता है, मीडियम अगर यहाँ कोई आएगा, सो दैट मीडियम विल अफेक्ट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस. वो मीडियम इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा उसको अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स द कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन दैट मीडियम. ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन परमिटिविटी, कि वो एक प्रॉपर्टी है मीडियम की या फिर मटेरियल की जो कि अफेक्ट करती है कूलम्स फोर्स को बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन दैट मीडियम. जब भी हम उस मीडियम में रखेंगे, कूलम फोर्स इज मैक्सिमम फॉर वैक्यूम. अब ये देखिए, कूलम फोर्स मैक्सिमम होगा. अब परमिटिविटी नाम सुन के हमें लगता है, दिस वर्ड परमिटिविटी, हमें लगता है कि जब चार्जेस को किसी मीडियम में रखेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा परमिटिविटी के बढ़ने से, बट ऐसा नहीं होता. ओके, परमिटिविटी सजेस्ट कि कुछ किसी चीज की परमिशन देना, परमिट करना, है ना, परमिट करना. सो दैट मीन्स अब वो और भी ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं एक दूसरे पर, बट ऐसा नहीं होता, इसका रिवर्स होने वाला है. ओके, सो कूलम फोर्स इज मैक्सिमम फॉर वैक्यूम. वैक्यूम में जो फोर्स होगा ना, ये दोनों चार्जेस हम अलग अलग मीडियम में अगर इन्हें रखेंगे, मैक्सिमम फोर्स वैक्यूम में ही एक दूसरे पर एक्सर्ट कर पाएंगे, किसी भी मीडियम में ये उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे. ओके, मैक्सिमम फॉर वैक्यूम. फोर्स इन अदर मीडियम्स कैन बी मेजर्ड रिलेटिव टू इट. किसी भी दूसरे मीडियम में रखने पर फोर्स चेंज हो जाएगा और वो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, फोर्स कम होगा.
और वो हम रिलेटिव मेजर कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी पर हम आ रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ऑल राइट, वेट, अब देखिए हमने बोला कि एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू होती है एयर या फिर वैक्यूम में वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। अब किसी और मीडियम के लिए अगर हम बात करेंगे, एप्सिलॉन वाटर के लिए ये कुछ और होगा, अगर एप्सिलॉन किसी ऑयल के लिए देखेंगे तो ये कुछ और होगा। सो हम हर एक मीडियम के लिए, ठीक है, कोई भी मीडियम यहाँ पर आ जाए XYZ, ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ और होगी, कुछ ऐसी ही होगी जैसे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो हम हर एक मीडियम के लिए क्या ये वैल्यू लर्न कर सकते हैं? नहीं, राइट। सो इसे थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हर बार इतना बड़ा नंबर बोलने के लिए बजाय हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव, यहां पर हम कंपैरेटिवली देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करें तो हम देखने वाले हैं वाटर की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। तो हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, ER, ठीक है, R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव। अब हम रिलेटिव परमिटिविटी देख रहे हैं वाटर की, तो ऊपर आएगी परमिटिविटी वाटर की और नीचे हम यूज करेंगे परमिटिविटी वैक्यूम की, यानी कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हमने डिवाइड कर देना है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, ठीक है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे और इस रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन हो जाता है। जब एप्सिलॉन वाटर का एप्सिलॉन फ्री स्पेस हम डिवाइड करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 81। अब ये नंबर क्या है? 81 आया अप्रोक्सीमेटली। सो व्हाट डज इट मीन कि जो एप्सिलॉन वाटर में है परमिटिविटी वाटर की वो 81 टाइम्स, अब इसको हम वहां ले जाएं अगर, ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो इट मीन्स कि वाटर की परमिटिविटी 81 टाइम्स है फ्री स्पेस की परमिटिविटी के, एप्सिलॉन नॉट का 81 टाइम्स है, यानी कि ये परमिटिविटी क्या है? ज्यादा है। एंड वी नो कि जो k कांस्टेंट है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन है। अगर ये परमिटिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर के अंदर परमिटिविटी ज्यादा है, तो इफ दिस नंबर इंक्रीजेस k पर क्या इफेक्ट आएगा? k विल डिक्रीज। अगर ये नंबर इंक्रीज करता है तो k विल ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, और अगर k ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिक्रीज करता है तो फोर्स भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं इफ दिस k डिक्रीजेस सो फोर्स विल ऑल्सो डिक्रीज, अगर ये एप्सिलॉन इंक्रीज करता है तो। और ऑब्वियसली किसी भी मीडियम में अगर हम जाएंगे तो एप्सिलॉन इंक्रीज ही करेगा, उस मीडियम की जो एप्सिलॉन होगी वो एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा ही होगी, राइट। वाटर के लिए रेशियो 81 है, ये रेशियो 81 आ रही है, किसी और मीडियम के लिए कुछ और होगी। ग्लास के लिए आई थिंक 7 और 8 के आसपास कुछ होती है, अराउंड 7 और 8, तो ग्लास का 7 टाइम्स हो जाता है परमिटिविटी, राइट। तो परमिटिविटी वर्ड को हमने कंफ्यूज नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, सो परमिटिविटी वर्ड जो है परमिटिविटी वर्ड सजेस्ट कि जो मीडियम है, अब अगर कोई भी मीडियम है उसमें अगर हमने चार्जेस को रख दिया, दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2, अब हम चाहते हैं वो मीडियम भी किससे बना होगा? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर ही तो बना होगा, तो वो आसपास के एटम्स को क्या करना शुरू कर देता है? पोलराइज। देखो कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, अगर हम दो मासेस को रख देते हैं किसी भी मीडियम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो मास दूसरे मास को इफेक्ट नहीं करता है। बट यहाँ पर ये जो चार्ज है ये दूसरे मतलब एटम्स को अपने आसपास के उनको क्या करेगा? पोलराइज करना स्टार्ट कर देगा, पोलराइज। सिमिलरली एंड सो ऑन, ठीक है।
चार्ज जो है वो बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा, वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो भी उसके अराउंड होंगे उसे चार्ज करना शुरू कर देगा, या फिर हम कह सकते हैं पोलराइज। ये दूसरा चार्ज भी कुछ ऐसा ही करेगा। सो ये जो दोनों चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, जितना भी फोर्स ये वैक्यूम में एक दूसरे पर एक्सर्ट कर रहे थे, अब ये पोलराइजेशन होने की वजह से ये फोर्स को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ओके, ये भी इसके ऊपर कुछ ओवरऑल फोर्स लगाएंगे, ये भी ओवरऑल इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे। तो जो कंप्लीट जो फोर्स लग रहा था Q1 और Q2 के बीच में, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगा। दिस फोर्स विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा? बिकॉज जैसे हमने मीडियम में रखा तो परमिटिविटी इंक्रीज कर गई। परमिटिविटी क्या कर गई? इंक्रीज। और परमिटिविटी इंक्रीज करने का मतलब है कि पोलराइजेशन है ना वो बढ़ गई। जो आसपास के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी इंटरफेरेंस, वो ज़्यादा इंटरफेयर कर पा रहे हैं, अब वो फोर्स को डिक्रीज कर देंगे। जितना ज़्यादा वो इंटरफेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब वैक्यूम में दोनों रखे थे चार्जेस, वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, कोई एयर, कोई मॉलिक्यूल्स, कुछ नहीं है वहाँ पर। सो दैट मीन्स कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, दूसरे जो एयर के मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं वहाँ पर, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जैसे हम एयर में लेकर आते हैं तो एयर में मॉलिक्यूल्स हैं बट वो भी बहुत दूर दूर है। सो वहाँ पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली परमिटिविटी इंक्रीज करती है अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ देखें, बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट जब हम किसी और मीडियम में जाते हैं, किसी वाटर में रखते हैं चार्जेस को, ऑयल में रखते हैं, किसी भी सॉलिड मीडियम में रख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ वो आसपास के एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस करता है और फिर वो दोनों के फोर्सेस को इफेक्ट करता है। जो आपस में जो फोर्स लग रही थी उसे इफेक्ट करेगा, चेंज करेगा, उसे डिक्रीज कर देगा, राइट। तो दिस परमिटिविटी इज एक्चुअली, हमने वैसे भी बोला क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो ये तो मीडियम की ही होती है। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी यानी कि उतना ही ज़्यादा मीडियम को परमिशन मिल गई है इंटरेक्ट करने की, इंटरफेयर करने की। फोर्स को वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और डिक्रीज कर देगा, ठीक है। परमिटिविटी जितनी ज़्यादा, इंटरफेरेंस भी उतनी ही ज़्यादा। सो नाउ वी कैन डिफाइन दिस डेफिनेशन कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, हमने देखा कि रेशियो होती है, ठीक है, ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बिकॉज हमने देखा कि एप्सिलॉन आर, जब हम रिलेटिव परमिटिविटी लिखते हैं तो ऊपर आता है एप्सिलॉन एम, मीडियम की परमिटिविटी, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो वैक्यूम की परमिटिविटी है, राइट। ऊपर मीडियम की परमिटिविटी, डिनोमिनेटर में वैक्यूम की परमिटिविटी। सो एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, relative permittivity is also known as dielectric constant। अब इस रेशियो को हम या तो क्या कह देते हैं, relative permittivity जो वर्ड है ही, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय के। ओके, सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब हम फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे थे तो वहां भी हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को k लिख रहे थे, इसीलिए अब हम इस k को लिखना अवॉइड करते हैं। वी वॉन्ट राइट k हेयर। हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं, k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ऑलराइट, दोनों का बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, दिस इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब ये सिर्फ वर्ड ऐसा नाम क्यों दिया गया डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हम कैपेसिटर्स के टॉपिक पर आने पर करेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट ये भी एक कांस्टेंट ही होता है। अब ये मीडियम के लिए कांस्टेंट है। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, 81। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 है, वो फिक्स है। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज कांस्टेंट, इसे हम कांस्टेंट कह रहे हैं, या फिर इसे रिलेटिव परमिटिविटी तो हम बोल ही सकते हैं। ओके, दोनों का एक ही मीनिंग है, मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड करना है वैक्यूम की परमिटिविटी से, एंड इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ये हमेशा ही 1 से ज़्यादा होगा। दिस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर फॉर वैक्यूम, फॉर एयर स्लैश वैक्यूम अगर आप कैलकुलेट करेंगे, राइट, तो जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
ऊपर हम क्योंकि वैक्यूम या एयर की ही बात कर रहे हैं तो ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, नीचे तो एप्सिलॉन नॉट आता ही है हमेशा। सो दिस रेशियो विल बिकम 1। सो एयर या फिर वैक्यूम के लिए ये 1 होगा और किसी भी मीडियम के लिए वो ग्रेटर देन 1 ही होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ। हमारा कूलम्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। कूलम्स लॉ इन वैक्यूम और एयर, अगर एयर या फिर वैक्यूम में हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। वैक्यूम के लिए हम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, करेक्ट है। फोर्स का फॉर्मूला यही होगा, ये स्केलर फॉर्म में हमने लिखा फॉर वैक्यूम और एयर। अगर कोई मीडियम आता है, अगर कोई मीडियम या फिर डाई इलेक्ट्रिक, अब इस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं बिकॉज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमने कहा ना, जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसी को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के कह देते हैं। नाउ दिस कॉन्स्टेंट के इज डिफरेंट देन प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, जो इसे हम इकट्ठा जो के कह रहे थे उससे अलग है ये। दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विच इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, राइट। सो जब हम मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक के अंदर फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, फोर्स वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम की, यहाँ पर परमिटिविटी अगर वैक्यूम की आई है तो यहाँ पर परमिटिविटी उस मीडियम की होनी चाहिए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, करेक्ट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट एज वे अब ये रिलेटिव परमिटिविटी को इंट्रोड्यूस करने का फायदा क्या हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली बार बार हमारे लिए एप्सिलॉन m किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को याद रखना पॉसिबल नहीं है, जबकि रिलेटिव परमिटिविटी जो थी वो रेशियो है। सो वो जैसे वाटर के लिए 81, ग्लास या फिर किसी के लिए अगर ये नंबर आया 10, ठीक है, तो वो जैसे एक छोटा सा नंबर होगा, 10 है 81 है कुछ भी, बट कंप्लीट इस परमिटिविटी को याद रखना किसी भी मीडियम के लिए वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो ये रिलेटिव परमिटिविटी को लाने का पर्पस ही ये है कि हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन m को लिख सकें। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑलराइट। सो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अगर मुझे लिखनी है तो मुझे उसकी रिलेटिव परमिटिविटी पता होनी चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूं मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना चाहिए, वो एक ही मीनिंग है। तो उस कांस्टेंट को बस मुझे मल्टीप्लाई कर देना है एप्सिलॉन नॉट से, और एप्सिलॉन नॉट तो हमें याद रहता ही है जो कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, राइट। सो वी विल यूज दिस। अब यहां पर हम एप्सिलॉन m नहीं लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो अब इसे हम इरेज कर देते हैं, एप्सिलॉन m को हम इरेज कर देते हैं और यहाँ हम लिखेंगे एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को तुम यहीं लिख देते हैं और एप्सिलॉन r को हम अलग रख सकते हैं, ठीक है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में ही। नाउ दिस पार्ट ये हम फोर्स लिख रहे हैं मीडियम में, ठीक है, एंड दिस वाज फोर्स इन वैक्यूम और एयर। तो जब मीडियम में हम फोर्स लिख रहे हैं सो ये पार्ट तो बिल्कुल सेम है, दिस एंड दिस पार्ट इज सेम, 1/एप्सिलॉन r यहां पर आ गया। सो आई कैन राइट जो फोर्स मीडियम में है इट इज सेम एज फोर्स जो वैक्यूम में एक्ट कर रहा था डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। हमने रिलेटिव परमिटिविटी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल रहे हैं, सो F/K। बट रिमेंबर दिस K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। सो किसी भी मीडियम में जो फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे अब उस मीडियम की परमिटिविटी जानने की जरूरत नहीं है, बस वैक्यूम में जितना फोर्स है वो निकालो और उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। सो उस मीडियम में वहां कितना फोर्स लगेगा वो आ जाएगा। और हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, तो अगर ये 1 से बड़ा है किसी भी मीडियम के लिए सो फोर्स उस मीडियम में डिक्रीज कर जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर अगर 1 से बड़ा है तो नंबर ओवरऑल जो रेशियो है वो डिक्रीज कर जाएगी, राइट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। कूलम्स लॉ इन वैक्यूम एंड कूलम्स लॉ इन अ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक। किसी भी मीडियम में अगर आपको फोर्स निकालना है
तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं. ऑल राइट. Now third point is force between two charges mutual, central and conservative. Now mutual का मीनिंग ये होता है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं. चार्ज 1 सेकेंड पर लगा रहा है और सेकेंड चार्ज फर्स्ट पर लगा रहा है, वो म्यूचुअल है. सेंट्रल का मीनिंग होता है कि जैसा हमने कूलम्स लॉ की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो फोर्स एक्ट करता है ये एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस. ठीक है, तो जो भी फोर्स लाइन जॉइनिंग अक्रॉस टू पार्टिकल्स उसके अलोंग ही एक्ट करते हैं उन्हें हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं. राइट. और कंजर्वेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दोज फोर्सेस जिनकी वजह से वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज नॉट कंजर्वेटिव, है ना. अगर हम रोड पर चल रहे हैं गाड़ी लेकर तो फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. हम जितना ज़्यादा पाथ यूज़ करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने के लिए, जितना लंबा पाथ हम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन एक्ट करेगा. राइट. उतना ही ज़्यादा वो वर्क डन करेगा. बट ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है. तो म्यूचुअल, सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव होता है. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. अगर दूसरे कोई चार्जेस प्रेजेंट हैं तो उसकी वजह से दो चार्जेस पर कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख सकता हूँ, अगर ये Q1 है ये Q2 है, सो ये जितना भी फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ऑल राइट, सो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पर एक थर्ड चार्ज Q3 भी प्रेजेंट है. अब Q3 अपना काम करेगा, Q3 Q2 पे भी फोर्स लगाएगा, Q3 Q1 पर भी फोर्स लगाएगा, बट दिस फोर्स इज ड्यू टू थर्ड चार्ज, दिस फोर्स इज ड्यू टू थर्ड चार्ज. बट इस फोर्स से इस फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट. दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स जो एक दूसरे पर वो एक्ट कर रहे थे. राइट. एंड थर्ड इज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड इन कूलम्स. तो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और लॉ ऑफ सुपरपोजिशन हम यहाँ लगा सकते हैं, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू.